हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 to 12 की पॉलिटी सीरीज़ चल रही है। पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटी का बुक 2 का चैप्टर 6। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का हमने बुक 1 और क्लास 11 के बुक 2 का भी हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखे हैं मेरे वो वीडियोस, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर क्लासेस के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोगों को वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम पढ़ेंगे बुक 2 का चैप्टर 6, जो कि है सिटीजनशिप। ठीक है, अभी तक हमने राइट्स पढ़ा, सोशल जस्टिस पढ़ा, इक्वालिटी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में सिटीजनशिप्स कैसे दिए जाते हैं नागरिकों को। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं हमेशा करती हूँ, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी को भी क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हो, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी हैंड रिटन मतलब स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सिटीजनशिप। मतलब ये चैप्टर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा भी जाएगा। तो मतलब लंबा तो इन द सेंस कि मैंने इसमें बुक की बहुत चीज़ें ऐड की हैं, जो कि आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब आप लोग नोट्स देखते हो तो आपको लगता है कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ, मेरे नोट्स जो अगर आप लोग पढ़ते भी हो तो उसके बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए इसमें बुक के कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि आप लोग अच्छे से रीड करना। यहाँ मैं भी जितना पॉसिबल होगा उतना करके बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको सिटीजनशिप का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड डिस्कस सम ऑफ द एरियाज इन विच दैट मीनिंग इज़ बीइंग एक्सपेंडेड और चैलेंज टुडे। ठीक है, और आपको वो एरियाज भी समझ में आएंगे कि आज सिटीजनशिप का मतलब किस तरीके से एक्सपेंड हुआ है और कैसे वो आज के ज़माने में चैलेंज दे रहा है। ठीक है, चैलेंज कर रहा है लोगों को। Citizenship has been defined as full and equal membership of a political community। ठीक है, जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, मतलब एक पूरी जनता को इक्वल मेंबरशिप देना। ठीक है, जो आपके कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ इंडिया है तो इंडियंस हैं। ठीक है, उनको एक इक्वल मेंबरशिप देना कि हाँ, आप इंडियंस हो, आप कहीं भी जाओगे आपको इंडियंस बोला जाएगा। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे आपको उस नेम से, उस मेंबरशिप से जाना जाएगा। स्टेटस प्रोवाइड अ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी देयर मेंबर्स एज वेल एज सर्टेन राइट्स। ठीक है, वो अपने मेंबर्स को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देते हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब आपके नेशन की जो आइडेंटिटी है, जैसे इंडियन, रशियन, यूरोपियन। ठीक है, इस तरीके की आइडेंटिटी आप अपने जो सिटीजन्स को देते हो, और उस मेंबर्स के साथ, उस मेंबरशिप के साथ साथ आप उनको कुछ राइट्स भी देते हो उससे रिलेटेड। द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट कैन बी अप्रिशिएटेड। The importance of full membership of a state can be appreciated if we think of the condition of the thousands of people in the world who have the bad fortune to be forced to live as refugees or illegal migrants because no status is willing to grant them membership। ठीक है, एक लोगों को मेंबरशिप देने का मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आप उन लोगों के बारे में सोचें। ठीक है, जिनके पास कोई भी मेंबरशिप नहीं है, और वो लोग क्या करते हैं, उनको दूसरे जगह जाके रहना पड़ता है, उनको फोर्स किया जाता है कि आपका यहाँ पे मेंबरशिप नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं, एज अ रिफ्यूज़ी या एज अ इलीगल माइग्रेंट, जो कि उनको नाम दिया जाता है, जिनके पास कोई स्टेटस, कोई मेंबरशिप नहीं होता, वो लोग दूसरे जगह जाके रहते हैं। तो जिस जगह पे वो लोग जाके रहते हैं उनको रिफ्यूजीज़ या इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाता है। Such people are not guaranteed rights by any state and generally live in precarious precarious condition। ठीक है, इन लोगों को
कोई भी राइट्स नहीं मिलते हैं, कोई भी स्टेट इनको राइट्स देने के लिए रेडी नहीं होता है और ये लोग काफ़ी एक बैड कंडीशन में जी रहे होते हैं. For them, full membership of a state of their choice is a goal for which they are willing to struggle. ठीक है, इन लोगों के लिए किसी स्टेट के, जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपको मेंबरशिप मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप क्या कर सको, अपने गोल्स को चूज़ कर सको और आप उस स्ट्रगल से बच सको. एज वी सी टुडे विथ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है, जैसा कि हमने देखा था मिडिल ईस्ट में जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ आए थे, ऐसी सिचुएशन ना हो. The precise nature of the rights granted to citizens may vary from state to state, but in most democratic countries today, they would include some political rights like the right to vote, civil rights like the freedom of speech or belief, and some social economical rights, which could include the right to minimum wage or the right to education. Equality of rights and status is one of the basic rights of citizenship. ठीक है, इसका आप एक जो लोगों को स्टेट टू स्टेट्स में क्या किए जाते हैं, उनको सिटीज़नशिप दी जाती है और सिटीज़नशिप के साथ उनको जो राइट्स दिए जाते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राइट्स होते हैं. लेकिन जो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो इन टाइप के राइट्स को देती ही है, जैसे कि राइट टू वोट, सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है. कुछ इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं जैसे कि मिनिमम वेज, एजुकेशन, इक्वलिटी ऑफ राइट्स. ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. Each of the rights now enjoyed by citizen has been won after struggle. ठीक है, स्ट्रगल. हमने जो भी देख रहे हैं ये राइट्स या ये मेंबरशिप, तो ये हम आज इंजॉय कर रहे हैं इस राइट्स को, तो ये हमें बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिले हैं. ठीक है, हमें ऐसे ही नहीं कि शुरू से यही चीज़ें नहीं चली आ रही थी, ये हमें काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद मिले हैं. Some of the earliest struggles were fought by the people to assert their independence and right against powerful monarchies. ठीक है, ये जो लड़ाई लड़ी गई है, कुछ जो पहले स्ट्रगल्स हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, इंडिपेंडेंस पाने के लिए लड़ाई की है. और किससे किया है, जो पावरफुल मोनार्क होते थे, जो किंग होते थे, राजा होते थे, उन लोगों के खिलाफ किया है. ठीक है, आर्मी जनरल्स होते थे, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है. Many European countries experience such struggles, some of them violent like the French Revolution in 1789. ठीक है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस किया है और कुछ कुछ कंट्रीज़ में तो बहुत वॉयलेंट स्ट्रगल्स हुए हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था. In the colonies of Asia and Africa, demands for equal citizenship formed part of their struggles for independence from colonial ruler. ठीक है, जो एशिया और अफ्रीका में भी जो इक्वल सिटीजनशिप की राय मांगा गया था, डिमांड की गई थी, वो भी एक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड उनका भी रहा था कॉलोनियल रूलर से. ठीक है, उन्होंने कॉलोनियल रूलर से क्या किया था, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, इक्वल सिटीजनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है. In South Africa, the black African population had to undertake a long struggles against the ruling white minority for equal citizenship. जो ब्लैक अफ्रीकन थे, जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक अफ्रीकन थे, वो लोग भी ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है. क्यों, जो वाइट माइनॉरिटी थी, जो गोरे लोग थे, वो लोग माइनॉरिटी में भी थे, उनके खिलाफ क्या किया है, बहुत स्ट्रगल किया है कि उनके में जो भेदभाव है वो हटाया जाए और उनको इक्वल सिटीजनशिप दी जाए. दिस कंटिन्यूड अंटिल द अर्ली 1990s. और ये कब तक कंटिन्यू रहा, ये 1990s तक ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहा है साउथ अफ्रीका का. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रगल्स टू अचीव फुल मेंबरशिप एंड इक्वल राइट्स कंटिन्यू इवन नाउ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और ये जो फुल मेंबरशिप पाने के स्ट्रगल्स है ये और इक्वल राइट्स पाने के स्ट्रगल है, ये आज भी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में कंटिन्यू है. ठीक है, हर किसी को इक्वल राइट और इक्वल मेंबरशिप नहीं मिली हुई है. आज भी वो लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपने राइट्स को पाने के लिए.
द वुमेन्स मूवमेंट एंड द दलित मूवमेंट इन आवर कंट्री। जैसे हमने अपने कंट्री में भी बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, वुमेन मूवमेंट जैसे लड़कियों को, औरतों को अधिकार दिलाने के लिए, और दलित मूवमेंट्स, ठीक है, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए। देयर पर्पस इज़ टू चेंज पब्लिक ओपिनियन बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू देयर नीड्स as well as to influence government policy to ensure them equal rights and opportunities। ठीक है, इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि जो लोग हैं, ठीक है, उनके ओपिनियन को बदला जा सके, उनका इस बात पे अटेंशन लाया जा सके कि औरतें और दलित की भी क्या नीड है, उनके नीड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें उन लोग, और उन लोगों को भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएं। However, citizenship is about more than the relationship between states and their members। ठीक है, citizenship क्या होता है? एक तरीके का states और उसके बीच के members के बीच में relationship को define करता है, बढ़ाता है। It is also about citizenship, citizen to citizen relation, and involves certain obligations of citizens to each other and to the society। ये सिर्फ स्टेट और सिटीजन्स के बीच का ही रिलेशन नहीं बताता है, ये बल्कि सिटीज़न से सिटीज़न का भी रिलेशन बताता है, और सोसाइटी और लोग दोनों पे कुछ ऑब्लिगेशंस लगाता है कि इनको किस तरीके से एक्ट एंड बिहेव करना है। दिस वुड इंक्लूड नॉट जस्ट द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय स्टेट्स बट ऑल्सो अ मोरल ऑब्लिगेशन टू पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू द शेयर्ड लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, ये सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं जो कि स्टेट्स लगाते हैं, बल्कि इसमें कुछ मोरल ऑब्लिगेशन भी आते हैं कि आप लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूशन दें अपना, और एक जो कम्युनिटी है उसमें लाइफ एक शेयरिंग लाइफ की तरह आप लोग जी सकें। मतलब हर चीज़ में अपना कंट्रीब्यूट, अपना पार्टिसिपेट करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें। Citizens are also considered to be inheritors and trustees of the culture and natural resource of the countries। ठीक है, जो हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको एज अ नेचुरल रिसोर्स की तरह भी माना गया है, उनको एज अ ट्रस्टी, एज अ नेचुरल कल्चर को सेव करने का मतलब ट्रस्टीज़ ऑफ द कल्चर, कल्चर के ट्रस्टी की तरह माना गया है। ठीक है, सिटीजन्स को हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है कंट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। अब ये जो हम अब इतने देर से सुन रहे हैं फुल या इक्वल मेंबरशिप होता है, तो एक्चुअली में इसके अंदर आता क्या है? If you have ever traveled in a crowded railway compartment or bus, you will be familiar with the way in which those who may have earlier fought each other to enter, once inside discover a shared interest in keeping others out. A division soon develops between insider and outsider, with outsider being seen as a threat। ठीक है, अगर आपने कभी भी बहुत रश्ड बस में या ट्रेन में क्या किया होगा, सफ़र किया होगा, जैसे बहुत भीड़ भड़के वाली जगह पे आपने ट्रैवल किया होगा, कभी बस में चढ़े होंगे या रेलवे में चढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कैसे लोग अंदर जाने के लिए लड़ते हैं। पहले तो वो लोग अंदर जाने के लिए लड़ते हैं, और एक बार जब वो अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है वो इनसाइडर है और जो बाहर है वो आउटसाइडर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, कि हम अंदर वाले हैं, तुम बाहर वाले हो, हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं, डिफरेंस आने लगता है। सिमिलर प्रोसेस टेक प्लेस from time to time in cities, regions और even in the nation as a while। ठीक है, यही प्रोसेस, यही सेम चीज़ क्या होता है, समय समय पे हमें अलग अलग सिटीज़ में, रीजन में, और इवन कि अगर एज अ होल नेशन एज अ होल आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा। If jobs, facilities like medical care or education and natural resource like land or water are limited। ठीक है, अगर जो जॉब फैसिलिटीज़ है या मेडिकल केयर है या एजुकेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है, वाटर है, ये सब क्या है, लिमिटेड है। डिमांड्स मे बी मेड टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री। ठीक है, तो डिमांड्स की वजह से क्या हो जाती है, उसकी एंट्री में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आउटसाइडर नहीं आ सकते उसमें। Even though they may be fellow citizens, you may remember the slogan Mumbai for Mumbaikars।
विच एक्सप्रेस सच फीलिंग्स, ठीक है। मतलब उनको ये लगता है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनकी फैसिलिटीज़ है, वो उन लोगों को तो पूरी ही नहीं हो रही है, लिमिटेड है, तो हम बाहर के लोगों को ये सब चीज़ें कैसे प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बोला गया, आपने सुना होगा, मुंबई फॉर मुंबईकर्स, ठीक है। उन्होंने एक स्लोगन नारा लगाया था कि मुंबई की चीज़ें मुंबई के लोगों के लिए है, तो मुंबईकर्स। विच एक्सप्रेस सच फीलिंग्स, जो कि हमें ये फीलिंग्स दिखाता है कि जो स्टेट होते हैं वो अपने सिटीजन्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो उनके सिटीजन्स को मिले, ना कि बाहर वाले उसका यूज़ करें। Many similar struggles have taken place in different parts of India and the world। और इस तरीके के बहुत से struggles हमने इंडिया में भी देखे हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी देखे हैं, और इवन कि वर्ल्ड में भी देखे हैं। दिस रेज क्वेश्चन अबाउट वॉट फुल एंड इक्वल मेंबरशिप रियली मीन्स। अब हमने इतना सब कुछ सुना है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट होता है कि फुल और इक्वल मेंबरशिप का रियली में मतलब क्या होता है। Does it means that citizens should enjoy equal rights and opportunity whenever in the country they may decide to live, study or work, ठीक है। क्या इसका ये मतलब है कि हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर क्या होगे, वो बंदे जो हैं, कंट्री के लोग, अगर वो डिसाइड कर लेंगे हमें यहाँ रहना है, तो वहाँ के हिसाब से उनको इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वर्क में, स्टडी में, हर कुछ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डज इट मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, शुड इंजॉय सर्टेन बेसिक राइट्स एंड फैसिलिटीज़। क्या इसका ये मतलब है कि चाहे सिटीज़न रिच हो या पुअर हो, उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या बेसिक राइट्स है वो सबको मिलेंगी। One of the rights granted to the citizen is our country and in many other is freedom of movement। एक जो राइट्स हमारे कंट्री में दिया जाता है सिटीजन्स को, या तो और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में दिया जाता है, वो क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि हमें मूवमेंट करने का अधिकार है, ठीक है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं। दिस राइट इज़ ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फॉर वर्कर्स। ये राइट क्या होता है, मेनली किन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो हमारे वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेबर टेंड्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट अवेलेबल नियर देयर होम्स। क्या होते हैं, जो लेबर्स होते हैं वो जॉब की सर्च में एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर सकते हैं अगर उनके आसपास के एरिया में जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो। सम पीपल में इवन ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। कुछ लोग तो कंट्री के बाहर भी जाते हैं जॉब की तलाश में। मार्केट फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हैव डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। फॉर इंस्टेंस, IT वर्कर्स में फ्लॉक्स टू टाउन लाइक बैंगलोर, नर्सेज फ्रॉम केरला मे बी फाउंड ऑल ओवर द कंट्रीज, ठीक है। स्किल और अनस्किल्ड वर्कर का क्या हो गया है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट, कंट्री के पार्ट से क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। जैसे आप देखोगे जो IT वर्कर्स होते हैं वो मेनली बैंगलोर से होते हैं, और जो नर्सेज होती हैं वो हमारी केरला की होती हैं। और ये ऐसा नहीं सिर्फ केरला ही में रहती है, हमें केरला और बेंगलुरु के जो वर्कर्स होते हैं वो कंट्री के हर पार्ट में इवन की देखने को मिलते हैं। The booming building industry in town attracts worker from different parts of the country, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री बनती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो हमारे अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग कंट्री के, वो अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है वहाँ काम चल रहा है तो शायद वहाँ जॉब हो। लेबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। However, often resistance building up among the local people against so many jobs going to people from outside the area, sometime at lower wage, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो लोकल पीपल होते हैं उनको जॉब ना मिलके कभी कभी ऐसा होता है कि बाहरी लोगों को जॉब मिल जाती है, ठीक है। और क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो कम वेज पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और डिमांड में डेवलप टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन जॉब्स टू दोज हु बिलोंग टू द स्टेट। ये सब चीज़ें देखने के साथ साथ क्या हुआ, इस तरीके के डिमांड आने लगे कि कुछ जॉब्स जो हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पर्टिकुलर बंदों के लिए, स्टेट के बंदों के लिए क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए।
ऑन दोज हु नो द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा कि जिनको सिर्फ लोकल लैंग्वेज आती हो वही उस जॉब में जा सकते हैं. Political parties may take up the issue. Resistance could even take the form of organized violence against outsider. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस इशू को क्या किया, देखा, समझा, लेकिन जो रेजिस्टेंस था उनको रोकने का था वो एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के रूप में तैयार हो गया था. ठीक है, लोग क्या हो गए थे, बहुत वायलेंट हो गए थे आउटसाइडर्स को लेके. Almost every region of India has experienced such movements. Are such movements even justified? अब ये यही पूछ रहा है कि जो इंडिया के हर पार्ट हैं, हर पार्ट में हमें इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो क्या ये मूवमेंट्स जस्टिफाइड हैं, सही हैं? We all become indigent if यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, ठीक है, या बिकम इंडिजेंट हो. इफ़ इंडियन वर्कर्स इन अदर कंट्रीज आर इलिटरेटेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, some of us may also feel that skilled and educated workers have the right to migrate for work. States may even be proud of their ability to attract such workers. But if jobs are scarce in a region, local residents may resent competition from outsider. Does the right to freedom of movement include the right to live or work in any part of the country? ठीक है, ये बोल रहा है कि कभी कभी जो इंडियन वर्कर्स हैं, अगर देखो वहाँ के लोग इलिटरेट है, लोकल पॉपुलेशन वहाँ की इलिटरेट है, तो हम कभी कभी क्या होते हैं, फील करते हैं कि जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स हैं, ठीक है, अगर वो कहीं पे माइग्रेट करके जाते हैं तो उनको स्टेट बाकायदा एक्सेप्ट करती है और उनके पे प्राउड भी फील करती है. लेकिन वहीं पे जब इलिटरेट लोग जाते हैं, सिर्फ लोकल वर्कर्स जाते हैं एज अ वर्क करने, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन और एक तरीके का वायलेंट मूवमेंट देखने को मिलने लगता है. तो क्या सिर्फ और सिर्फ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पूछा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिव और वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या ये हमें बता रहा है कि हम किसी भी पार्ट में रह खा सकते हैं, हम जी सकते हैं, काम कर सकते हैं? Another factor that we need to consider is that there may sometimes be a difference between our response to poor migrant and to skilled migrants. ठीक है, दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जो हमारा रिएक्शन होता है वो गरीबों के प्रति और स्किल्ड पीपल के प्रति अलग होता है. ठीक है, जो गरीब लेबर्स हैं उनके लिए हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो स्किल्ड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनके लिए हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं. वी मे नॉट ऑलवेज बी एज अ वेलकमिंग टू पुअर माइग्रेंट हु मूव इन टू आवर एरियाज एज वी मे बी टू स्किल्ड एंड अफ्लुएंट वर्कर्स. ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो पुअर माइग्रेंट्स होते हैं, जो एज अ वर्कर के रूप में आते हैं, उनको हम लोग कभी भी अच्छे से वेलकम नहीं करते हैं. दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर पुअर एंड unskilled workers should have the same right to live and work anywhere in the country as do skilled workers. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास रेज करता है कि जो पुअर वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको भी क्या ये राइट दिया गया है कि वो कहीं भी जाके वर्क कर सकते हैं और रह सकते हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में. These are some of the issues which being debated in our country today regarding full and equal membership for all the citizens of the country. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इशू हैं जो हमारे कंट्री में लगातार डिबेट का रीज़न बने हुए हैं, और इन पे डिबेट हो रहा है कि एक्चुअली में फुल एंड इक्वलशिप फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है, या उनको कैसे प्रोवाइड कराया जाए. However, wait a minute friends. However, dispute may sometimes arise even in democratic societies. How can such disputes be resolved? कभी कभी तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं. तो हम इन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करें, रिजॉल्व करें. दिस द राइट टू प्रोटेक्ट इज एन आस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड टू द सिटीजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो राइट टू प्रोटेस्ट करने का एक एस्पेक्ट है, वो क्या करता है, लोगों को अपने एक्सप्रेशन फ्री, एकदम फ्रीडम देता है कि आप क्या हो सकते हो, फ्री होके अपने एक्सप्रेशन को दिखा सकते हो लोगों को, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन्स को गारंटी करता है.
प्रोवाइडेड प्रोटेस्ट डज नॉट हार्म द लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पीपल और द स्टेट, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपको ये अधिकार कभी नहीं देता है कि आप किसी की लाइफ को, आप किसी की प्रॉपर्टी को या दूसरे लोगों को या लोगों की प्रॉपर्टी को या स्टेट की प्रॉपर्टी को आप हार्म करो। सिटीजन आर फ्री टू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो बिल्कुल फ्री है कि वो क्या कर सकता है, जो लोगों के ओपिनियंस है उनको बदल सकता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको बदल सकता है, बाय फ्रेमिंग ग्रुप, होल्डिंग डिमॉन्स्ट्रेशंस, यूजिंग द मीडिया, अपीलिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाय अप्रोचिंग द कोर्ट्स, ठीक है। ये चीज़ करके ग्रुप बना के कोर्ट में जाके और मीडिया को बुला के पॉलिटिकल पार्टी को अपील करके ये सब तरीके से वो लोगों के ओपिनियन या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द कोर्ट में गिव अ डिसीजन ऑन द मैटर्स और दे मे द गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू, ठीक है। कोर्ट क्या करता है, या तो उस डिसीज़न लेता है उस मैटर पे, या तो गवर्नमेंट को बताता है कि ये इशू है, इसे सॉल्व कराया जाए। It may be a slow process but varying degrees of success are sometimes possible. हाँ, ये एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसमें हमें जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो हमें बहुत बार देखने को मिले हैं। If the guiding principles of providing full and equal membership to all the citizen is kept in mind, it should be possible to arrive at an acceptable solution to the problems that may arise from time to time in the society, ठीक है। जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है फुल और इक्वल मेंबरशिप का, अगर हम उसको माइंड में रखें, ठीक है, हमेशा इस बात को माइंड में रखें, तो ये जो एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, जो अलग अलग टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम का ये एक सल्यूशन बन सकता है। A basic principle of democracy is that such dispute should be settled by negotiation and discussion rather than force, ठीक है। एक बेसिक प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी का, प्रिंसिपल है कि इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो हमेशा नेगोशिएशन या हमेशा डिस्कशन से ही सुलझते हैं, ठीक है। इनको आप कभी फोर्सफुली नहीं सुलझा सकते। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीज़न, और ये हमारी ड्यूटी भी होती है, ये हमारी ऑब्लिगेशन भी होती है। अब यहाँ पे बात किया गया है इक्वल राइट्स का। इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामिन अनदर aspect of citizen, that is the issue of whether full and equal membership means that all citizens, rich or poor, should be guaranteed certain basic right and a minimum standard of living by the state, ठीक है। एक जो दूसरा सेक्शन है अब हम उसको पढ़ेंगे कि ये जो इशू है कि जो फुल और इक्वल मेंबरशिप का जो फंडा है वो क्या बोलता है कि हर सिटीज़न, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, उसको हमारी जो स्टेट है वो बेसिक राइट्स है वो क्या करेगी, उसको प्रोवाइड करेगी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो एक बेसिक राइट है वो उसको मिलेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। टू डिस्कस दिस इशू वी विल लुक एट वन सेट ऑफ पीपल, दैट इज़ द अर्बन पुअर, ठीक है। इस इशू को डिस्कस करने के लिए हम एक ग्रुप को उठाते हैं। उन ग्रुप को, कौन सा ग्रुप हम बोलते हैं, अर्बन जो पुअर होते हैं उनको उठाते हैं और उनसे हम लोग ये डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उनके एग्जाम्पल से। Dealing with the problem of the poor in towns is one of the urgent problem facing the government today, ठीक है। ये लोग जो होते हैं जो टाउन्स में रहने के बाद भी गरीबी फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आज के ज़माने में हमारी गवर्नमेंट फेस कर रही है। There is a large population of slum dwellers and squatters in every city in India, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं और जो स्केटर्स है, ठीक है, बहुत लोग हैं ऐसे गरीब स्लम्स हैं, ड्वेलर्स हैं जो इंडिया के हर सिटी में हमें मिलते हैं। ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूज़फुल वर्क ऑफन एट लो वेजेस। क्यों ये गरीब है, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल वर्क और बहुत नेसेसरी वर्क क्या करते हैं, बहुत कम दाम में करते हैं।
दे आर ऑफन व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स बाय द रेस्ट ऑफ द टाउन पॉपुलेशन, ठीक है। इनको लेकिन तब भी क्या किया जाता है, अनवेलकम विजिटर की तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो और भी टाउन के पॉपुलेशन होते हैं वो लोग करते हैं। They may be blamed for straining the resources of the city or for spreading crime and diseases, ठीक है। इनको इसलिए भी ब्लेम किया जाता है कि आप जो हमारे सिटी का रिसोर्स है उसको ख़त्म कर रहे हो और आप क्राइम और डिसीज़ फैला रहे हो। द कंडीशन इन स्लम्स आर ऑफन शॉकिंग, ठीक है। जो स्लम्स के कंडीशन है वो आज भी बहुत शॉकिंग है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, आप उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। मैनी पीपल मे बी क्रेम्ड इन टू स्मॉल रूम्स विथ नो प्राइवेट टॉयलेट्स, रनिंग वाटर और सैनिटेशन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक छोटे छोटे से रूम में रहते हैं, उनके पास अपने प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं होते हैं, रनिंग वाटर्स नहीं होता और सैनिटेशन की भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ आर इनसिक्योर इन स्लम, ठीक है। उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी दोनों ही इनसिक्योर होती है स्लम्स में। हाउ एवर स्लम ड्वेलर्स मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी थ्रू देयर लेबर, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो लोग भी हमारी इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं काम करके, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। दे मे बी हॉकर्स, पिटी ट्रेडर्स, स्कैवेंजर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स, प्लम्बर्स और मैकेनाइज अमंग अदर प्रोफेशंस, ठीक है। ये लोग जो हॉकर्स होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये सब प्रोफेशनल और जो प्रोफेशनल काम है, जो प्रोफेशनल काम करके लोग इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये लोग ये काम करके भी हमारी इकोनॉमिक में इक्वली क्या एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस सच एज केम वीविंग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग और टेलरिंग में ऑल्सो डेवलप्ड इन स्लम्स, ठीक है। स्लम्स में धीरे धीरे स्मॉल बिजनेस का भी हमने डेवलपमेंट देखा है, जैसे सिलाई कढ़ाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ठीक है, टेलरिंग, ये सब चीज़ें स्लम में धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही हैं। द सिटी probably spends relatively little or providing slum dwellers with services such as sanitation और water supply, लेकिन इस एरिया में आज भी वाटर सप्लाई और सैनिटेशन अच्छा नहीं है, बहुत कम प्रोवाइड किया जाता है। Awareness about the condition of urban poor is growing among government, NGOs and other agencies and among the slum dwellers themselves, ठीक है। इनके जो कंडीशंस हैं इनको सुधारने के लिए, इसके प्रति अवेयर कराने के लिए NGO भी वर्क करती है, हमारी एजेंसी भी वर्क करती है, ठीक है, बल्कि स्लम ड्वेलर्स खुद भी इसके लिए वर्क करते हैं। फॉर इंस्टेंस अ नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वॉज फ्रेम्ड इन जनवरी 2004, ठीक है। इन्हीं लोगों के लिए अर्बन स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को भी लाया गया था, जो कि जनवरी 2004 में लाया गया था। There are lakhs of street vendors in big cities and they often face harassment from the police and the town authorities, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे कि हम लोग जानते हैं लाखों वेंडर्स होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जिनको या तो पुलिस हैरेस करती है, हटा देती है, उनको हटा देती है, या जो टाउन अथॉरिटी होती है उनको एक हैरेसमेंट की तरह उन पे वर्क करते हैं, ठीक है, हैरेसमेंट उनको होता है। द पॉलिसी वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन एंड रेगुलेशन फॉर वेंडर्स टू इनेबल दैम टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन विदाउट हैरेसमेंट सो लॉन्ग एज दे ओबेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। इसलिए पॉलिसी लाई गई थी कि जो ये वेंडर्स हैं इनको पुलिस के थ्रू इनके प्रोफेशन में कोई भी हैरेसमेंट फेस ना करना पड़े और ये लोग भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को माने। स्लम ड्वेलर्स आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड आर बिगनिंग टू ऑर्गेनाइज टू डिमांड दैम, ठीक है। स्लम ड्वेलर्स क्या होते हैं, अब धीरे धीरे अवेयर होते जा रहे हैं कि उनके राइट्स क्या हैं और इस राइट्स की डिमांड भी अब वो धीरे धीरे करने लगे हैं। दे हैव समटाइम्स इवन अप्रोच द कोर्ट्स, कुछ टाइम तो हमें ये भी देखने को मिला है कि ये लोग अपनी जो डिमांड्स है अपनी अप्रोच कोर्ट तक भी ले गए हैं। अ बेसिक पॉलिटिकल राइट लाइक द राइट टू वोट मे बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। जो एक बेसिक पॉलिटिकल राइट होता है, राइट टू वोट, ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
for them to exercise, because to be included in the list of voters a fixed address is required and pavement dwellers may find it difficult to provide this. ठीक है, क्यों? क्योंकि वोट देना इनके लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है तो वहाँ पे हमें फिक्स एड्रेस देना होता है, लेकिन जो पेवमेंट ड्वेलर्स होते हैं उनके लिए एक परमानेंट एड्रेस देना बहुत डिफ़िकल्ट बात होता है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, घूम घूम के इधर उधर काम करने वाले होते हैं, उनका ऐसा कोई भी फिक्स एड्रेस नहीं होता है. Among other group of people who are becoming marginalized in our society are the tribal people and forest dwellers. ठीक है, और भी ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ जो कि marginalized हैं, जैसे कि tribal people या forest dwellers. These people are dependent on access to forest and other natural resource to maintain their ways of life. ये पीपल्स किस पे डिपेंड होते हैं? ये फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं ताकि वो अपनी वे ऑफ लाइफ को कंटिन्यू कर सकें. Many of them face threat to their way of life and livelihood because of the pressure of increasing population and the search for land and resources to maintain them. ठीक है, इनको कभी कभी क्या होता है, बहुत बार इनके जो वे ऑफ लाइफ है उनमें इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो बढ़ती पॉपुलेशन है इस वजह से इनको प्रेशराइज्ड किया जाता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो इनको क्या किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है, फॉरेस्ट कट होते हैं, तो इनके वे ऑफ लाइफ में क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. Pressures from commercial interest wanting to mine the resources which may exist in forest or coast poses another threat to the way of life and livelihood of the forest dwellers and tribal peoples, as does the tourist industries. ठीक है, क्या हो गया है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए लोग क्या होते लगे हैं, गड्ढा खोदने लगे हैं रिसोर्सेज निकालने के लिए, तो ये भी एक इनके लाइफ का बहुत बेकार चीज़ होता है. ठीक है, इनको थ्रेट सहना पड़ता है. और एक टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए जो इनको हटाया जाता है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट कटिंग होती है, तो इनकी लाइफ क्या होती है, बहुत इधर उधर तितिर बितिर हो जाती है. ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. Government are struggling with the problems of how to protect these people and their habitat. गवर्नमेंट भी लगातार ये बात के लिए स्ट्रगल कर रही है कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे इन पीपल्स और इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखा जाए. वेट अ मिनट फ्रेंड्स. विदाउट एट द सेम टाइम इंडेंजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और उसी टाइम गवर्नमेंट के पास ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, अपने कंट्री के डेवलपमेंट को भी ना रोके. ठीक है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, विदाउट डेवलपमेंट मतलब विथ डेवलपमेंट इनके जो हैबिटेट हैं और इन पीपल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. दिस इज़ एन इशू दैट इफ़ेक्ट्स ऑल सिटीज़न, नॉट जस्ट ट्राइबल पीपल. ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मुद्दा है जो हर लोगों को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है. सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल पीपल्स को ये इफ़ेक्ट नहीं करता. टू ट्राई एंड इंश्योर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीज़न कैन नॉट बी अ सिंपल मैटर फॉर एनी गवर्नमेंट. ठीक है, हर लोगों को राइट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले हर सिटीज़न को, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत सिंपल काम नहीं है. ठीक है, हर चीज़ लोगों के राइट्स को, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर करना गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी टफ टास्क होता है. Different group of people may have different needs and problems and the right of one group may conflict with the right of another. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के पीपल्स हैं. ठीक है, हैव डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स. हर ग्रुप के अलग नीड्स हैं, अलग प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, एक ग्रुप को कोई राइट्स अगर दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई राइट दिया जा रहा है तो वो हो सकता है एक ग्रुप के लिए अच्छा हो तो दूसरे ग्रुप में कन्फ्लिक्ट ले आए. Equal right for citizen need not mean that conform policies have to be applied to all people since different group of people may have different need. ठीक है, equal rights का मतलब ये नहीं होता कि हम एक पॉलिसी बना लें और वो पॉलिसी सब पे अप्लाई हो. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग पीपल हैं तो उनकी अलग अलग नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, हमें उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी होती है. If the purpose is not to make policies which would apply in the same way to all people, ठीक है,
बट टू मेक पीपल मोर इक्वल। ये पर्पस है कि हमें एक पॉलिसी नहीं बनाना जो सबके लिए इक्वल हो, हमें लोगों को इक्वल बनाना है, ठीक है, लोगों को एक दूसरे की इक्वल करना है। द डिफरेंट नीड्स एंड क्लेम्स ऑफ पीपल वुड हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन फ्रेमिंग पॉलिसीज़, ठीक है। हम जब कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नीड्स को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी होती है। What should become clear from this discussion is that changes in the world situation, the economy and society demand new interpretation of the meaning and right of citizenship. इस डिस्कशन से हमें क्या क्लियर होता है कि वर्ल्ड की सिचुएशन में कुछ चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक और सोसाइटी के डिमांड में कुछ चेंजेस आए हैं, या राइट ऑफ सिटीजनशिप के मीनिंग का क्या मतलब है। The formal laws regarding citizenship only form the starting point and the interpretation of law is constantly evolving, ठीक है। जो सिटीजनशिप एक फॉर्मल लॉ है सिटीजनशिप का, वो सिर्फ एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, जनरेशन बढ़ता है, टाइम बीतता है, उस तरीके से इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होता है, ठीक है, चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। While answer to some the problems which may arise may not be easy to find, the concept of equal citizenship would mean that providing equal right and protection to all citizens should be one of the guiding principle of the government policy, ठीक है। इसका आंसर देना बहुत इजी तो नहीं है, फिर भी हम इसका आंसर देते हैं इस डिबेट के थ्रू कि इक्वल राइट देना और लोगों को इक्वल प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट पॉलिसी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो रहा है, वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, लेक्चर थोड़े लंबे जाएंगे। 20 पेजेस के नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स 20 पेजेस के हैं, तो आप सोच लो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, तभी मैंने इतने लंबे नोट्स लिखे हैं। अब है सिटीज़न एंड नेशन। सिटीज़न और नेशन अभी तक आपने पढ़ा, अब एक्चुअली में क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इवॉल्व इन द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मॉडर्न पीरियड में इवॉल्व हुआ है, आया है। द नेशनल आइडेंटिटी में बी एक्सप्रेस थ्रू सिम्बल्स लाइक अ फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल लैंग्वेज और सर्टेन सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। जो नेशनल आइडेंटिटी है हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल लैंग्वेज है, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों से हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। Most modern states include people of different religions, language and culture tradition, but the national identity of the democratic state is supposed to provide citizens with a political identity that can be shared by all members of the state, ठीक है। अलग अलग रिलीजन हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है, अलग अलग कल्चर हो सकता है, लेकिन जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है वो डेमोक्रेटिक स्टेट हमेशा ये चाहती है कि लोगों की एक नेशनल आइडेंटिटी हो, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, ठीक है, और वो हर मेंबर्स के, हर स्टेट के हर मेंबर्स की क्या हो, सेम हो, जैसे कि इंडियन, यूरोपियन, रशियन, ठीक है। Democratic states usually try to define their identity so that it is an inclusive as possible, that is, which allows all citizens to identify themselves as a part of nation, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट हमेशा ये कोशिश करता है कि लोगों को एक ऐसी आइडेंटिटी दी जाए कि जो एक क्या हो, उनको एक नेशन का सिटीज़न बनाए, ठीक है, उसके राइट्स को दिलवाए। But in practice, most countries tend to define their identity in a way which make it easier for some citizens to identify with the state than others, ठीक है। प्रैक्टिस में भी होता है कि जो कुछ स्टेट्स होती हैं वो अपने लोगों को इस तरीके की आइडेंटिटी देती हैं कि वो दूसरे स्टेट से क्या हो, अलग माने जाएं, वो अपने दूसरे स्टेट से क्या हो, अलग माने जाएं। It may also make it easier for the state to extend citizenship to some people and not other. ये जो स्टेट होता है उसके लिए भी आसानी होती है कि वो अपने सिटीजनशिप को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है।
This would be as true of the United States, which provide itself on being a country of immigrants as any other country. ठीक है, कि जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट का। देखो, जब एक जगह होती है कि वो ऐसा कोई क्या होता है, ट्रीटी साइन करके नहीं बैठा है कि हम इंडियंस हैं तो सिर्फ इंडियंस के हित के लिए काम करेंगे, दूसरे स्टेट को जगह नहीं देंगे। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने सिटीजनशिप को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को भी अलाउ कर सकते हैं। जैसा कि आप यूनाइटेड स्टेट में देखेंगे कि वो क्या करता है, इमिग्रेंट्स को वहाँ आके रहने की परमिशन देता है, वहाँ की सिटीजनशिप देता है। फ्रांस फॉर इंस्टेंस इज़ अ कंट्री विच क्लेम्स टू बी बोथ सेकुलर एंड इंक्लूसिव। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप को सेकुलर भी बोलता है और इंक्लूसिव भी है। It includes not only people of European origin but also citizens who originally came from other areas such as North Africa। ठीक है, इसमें जो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ओरिजिन है वही लोग नहीं रह सकते, जो नॉर्थ अफ्रीका जो दूसरे जगह से आ रहे हैं वो लोगों को भी एज अ सिटीजन ट्रीट किया जाता है। कल्चर एंड लैंग्वेज, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, culture and language are important feature of the national identity and all citizens are accepted to assimilate into it in the public aspects of their lives। ठीक है, एक जो कल्चर और एक लैंग्वेज होता है वो किसी भी नेशनल आइडेंटिटी को बताने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, और जो ऑल दूसरे सिटीजन्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं उसमें बहुत जल्दी एसिमिलेट भी हो जाते हैं उनके लाइफ से। दे मे however certain retain their personal beliefs and practices in their private lives। ठीक है, ये क्या करता है, उनके पर्सनल बिलीव्स, उनके प्रैक्टिसेस, उनके प्राइवेट लाइफ्स होते हैं उसमें भी क्या करता है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस मे सीम लाइक अ reasonable policy but it is not always simple to define what is public and what is private and this has given rise to some controversies। ठीक है, ये पॉलिसी बनाना भी कि उनके पर्सनल बिलीव और प्रैक्टिसेस में दखल ना दिया जाए, ठीक है, उनके प्राइवेट लाइफ में दखल ना दिया जाए, तो ये क्या होता है, ये पॉलिसी बनाना भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ें एक्चुअली में पब्लिक है और क्या चीज़ प्राइवेट कह सकते हैं हम लोग। ये भी कभी कभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्टेड टू एकोमोडेट अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी का पार्ट है। To mention just a few of these diversities, it attempted to provide full and equal citizenship to the group as different as the SC and ST. Many women who had not previously enjoyed equal rights। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटीज़ में भी हर किसी को इक्वल राइट्स और इक्वल सिटीजनशिप दिया जाता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, SC ST के हों या वो वुमेन्स हो जो पहले क्या हो रही थी, इक्वल राइट्स को इंजॉय नहीं कर पा रही थी। सम रिमोट communities in the Andaman and Nicobar Island who had little contact with modern civilization and many others। ठीक है, कुछ जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, जो बहुत क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत कम कांटेक्ट में है, और भी बहुत सारी ऐसी हैं। It also attempted to find a place for the different languages, religions and practices found in different part of the countries। ठीक है, इसने ये भी देखा है, ये भी अपने जगह दी है कि जो अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, अलग प्रैक्टिस है, अलग अलग कंट्री में सबको क्या होगा, इक्वली माना जाएगा। It had to provide equal rights to all without at the same time forcing people to give up their personal belief, language और culture practices। ठीक है, हम लोगों को क्या करते हैं, इक्वल राइट्स तो देते हैं और इस बात के लिए फोर्स भी नहीं करते हैं कि आप अपने पर्सनल बिलीव या अपने राइट्स को, अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को छोड़ो। ठीक है, आपको जो मानना है मानो, हम आपको सिटीज़न एज ए इक्वल राइट दे रहे हैं। It was therefore a unique experiment which was undertaken through the constitution। एक ये यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लेती है।
The Republic Day parade in Delhi symbolized the attempt of the state to include people of different religion, culture and religions. ठीक है, रीजन्स, कल्चर, रिलीजियस. जो दिल्ली में क्या होता है, रिपब्लिक डे परेड होती है, वो एक सिंबल की तरह हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे पास डाइवर्स क्या है, कल्चर है, रिलीजन है और रीजन है, और हमारे पास फिर भी इक्वल राइट्स और सिटीजनशिप है. However, even such inclusive provisions have given rise to struggle and controversies. ठीक है, कभी कभी इसमें भी struggles और controversies हमें देखने को मिलती है. The women movements, the Dalit movement और struggles of the people displaced by development project. ठीक है, जैसे कि वुमेन्स के लिए मूवमेंट किया गया है, जो दलित के लिए मूवमेंट किया गया है, जो अलग अलग पीपल्स को डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट से हटा दिया जाता था, उनके लिए हमने स्ट्रगल्स देखे हैं. रिप्रेजेंट ओनली अ फ्यू ऑफ द स्ट्रगल्स बीइंग वेस्ड बाय पीपल हु फील दैट दे आर बीइंग डिनाइड फुल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, उनको क्या होता है, उनको बहुत बार ये फील होता है कि उनको पूरी तरीके से राइट्स नहीं मिल रहा है, इक्वल सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है. New issues are constantly being raised as societies change new demands and made by groups who feel they are being marginalized. हमेशा नए नए अलग अलग क्या बता रहे इश्यूज़ हमेशा उठते रहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि लोगों की डिमांड्स हमेशा चेंज होती है, और जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं उन लोगों को मार्जिनलाइज फील होता है, तो वो लोग हमेशा नए नए तरीके के डिमांड करते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट दीज डिमांड्स हैव टू बी नेगोशिएटेड. लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट में हमेशा इन डिमांड्स को क्या किया जाता है, नेगोशिएट करके सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सिटीजनशिप. व्हेन वी थिंक ऑफ रिफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स मैनी इमेजेस कम टू द माइंड. अगर आप क्या करोगे, रिफ्यूजीज या इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में सुनोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगे. वन मे बी ऑफ पीपल फ्रॉम एशिया और अफ्रीका हु हैव पेड एजेंट्स टू स्मगल दैम इनटू यूरोप और अमेरिका. पहला तो आप सोचोगे एशिया और अफ्रीका के लोग जिनको क्या किया जाता था, पैसे लेके क्या कर दिया जाता था, यूरोप और अमेरिका में बेच दिया जाता था. रिस्क आर हाई बट दे सीम विलिंग टू मेक द एफर्ट. इसमें रिस्क तो हाई है लेकिन फिर भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. Another image may be of people displaced by war of और फैमाइन. दूसरी इमेज आपके पास वो आएगी जो कि या तो लड़ाई झगड़े के वजह से या फैमाइन के वजह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं. Some such images are often shown on the television. और इस तरीके के इमेजेस हमने बहुत बार टीवीज़ पे भी देखे हैं. रिफ्यूजीज इन अ डारफुर रीजन ऑफ सूडान, पैलेस्टीनियंस, बर्मीज और बांग्लादेशी. द एग्जाम्पल्स आर मैनी. ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कहाँ कहाँ के रिफ्यूजीज हैं. ऑल दीज आर पीपल हु हैव बीन फोर्स टू बिकम रिफ्यूजी इन देयर ओन और नेबरिंग कंट्रीज़. ठीक है, ये सब जो लोग हैं इनको या तो रिफ्यूजी बनने पे मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है, या तो इनके नेबर कंट्रीज़ करते हैं या तो ये खुद हो जाते हैं. ठीक है, अगर लड़ाई होगा या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, फैमाइन आ गई, तो या तो इनको खुद हटना पड़ेगा या तो इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती है कभी कभी वो फोर्स करके इन्हें हटा देती है. We often assume that full membership of a state should be available to all those who ordinarily live and work in the country as well as to those who apply for citizenship. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो full membership of the states होता है वो किसके लिए अवेलेबल होता है, वो वहाँ के जो कंट्री के ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उनके लिए होता है, या तो जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है. But although many states may support idea of universal and inclusive citizenship, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सिटीजनशिप को क्या करते हैं, मानते हैं. Each of them also fixes criteria for the grant of citizenship. ये लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से सिटीजनशिप देना है उसका क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है. This would generally be written into the constitution and law of the country
स्टेट्स यूज दिस पावर टू कीप अनवांटेड विजिटर्स आउट। ठीक है, ये चीज़ें या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती हैं या तो कंट्री के लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। और इस पावर को यूज़ करके हमारी स्टेट क्या कर सकती है, अनवांटेड जो विजिटर्स हैं उनको हमारे स्टेट से बाहर रख सकती है। However, in spite of restriction, even the building of walls or fence, considerable migration of peoples still take place in the world. People may be displaced by war or persecution, famine और other reasons। ठीक है, हमने बहुत सारे restrictions लगाए हैं, फेंस बनाए हैं, वॉल बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे कंट्री में हमें माइग्रेट पीपल दिखते हैं। ठीक है, वो या तो डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं वॉर्स के थ्रू, प्रिकॉशन के थ्रू, फेमाइंस के थ्रू, या और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। If no state is willing to accept them and they cannot return home। ठीक है, अगर कोई भी स्टेट उन्हें जगह नहीं देगी और वो क्या कर सकते हैं, अपने घर वापस भी नहीं जा सकते हैं। दे बिकम स्टेटलेस पीपल्स और रिफ्यूजीज। ठीक है, इन्हीं लोगों को हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस पीपल या रिफ्यूजीज। दे मे बी फोर्स टू लिव इन कैंप्स और एज इलीगल माइग्रेंट्स। तो इन लोगों को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप एज अ कैंप में रहो। ये लोग क्या हो जाते हैं, जब वो घर वापस जा ही नहीं सकते, कोई स्टेट इन्हें अपना ही नहीं रहा है, तो ये या तो कैंप में रहें या तो एज अ इलीगल माइग्रेंट्स की तरह रहें। ऑफन दे कैन नॉट लीगली वर्क और एजुकेट देयर चिल्ड्रेन। इनके पास ये भी राइट नहीं होता कि ये लीगली जाके कहीं वर्क कर सके या अपने बच्चों को एजुकेट कर सके लीगली, और एक्वायर प्रॉपर्टी या कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकें। द प्रॉब्लम इज़ टू ग्रेट दैट द UN हैज़ अपॉइंटेड अ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज टू ट्राई एंड हेल्प देम। प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि जो UN है उसने क्या किया है, हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया है कि आप ये रिफ्यूजीज़ को तो पहले फाइंड करो, देन क्या करो, उनके लिए कुछ मदद करो। ठीक है, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। Decision regarding how many people can be absorbed as citizen in a country poses a difficult humanitarian and political problem for many states. Many countries have a policy of accepting those fleeing from persecution or wars, but they may not want to accept unmanageable members ऑफ पीपल और एक्सपोज द कंट्री टू सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आप किस सिटीज़न को अपनाना है, नहीं अपनाना है, वहाँ पे सिटीज़नशिप देना है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसी एक्सेप्ट करके रखी है कि अगर जो वॉर या परसिक्यूशन की वजह से जो लोग आएंगे उनको वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक अनमैनेजेबल वे में उन मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने कंट्री के रिस्क सिक्योरिटी को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रोवाइडिंग रिफ्यूजी टू persecuted people as it did with the Dalai Lama and his followers in 1958। ठीक है, इंडिया को अपने बात पे प्राउड है क्योंकि वो जो रिफ्यूजीज परसिक्यूटेड पीपल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रखते हैं अपने यहाँ, उनको सिटीजनशिप देते हैं, जैसा कि हमने एक बार किया भी है दलाई लामा के केस में 1958 में। द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेस पीपल इज़ एन इम्पॉर्टेंट और कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। ये जो स्टेटलेस पीपल की प्रॉब्लम है आज, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स आर स्टिल बीइंग रिफाइंड बाय वॉर्स और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड फॉर द पीपल कॉट अप इन सच डिस्प्यूट द कॉन्सिक्वेंसेज मे बी सर्व। ठीक है, आज भी बॉर्डर्स स्टेट्स पे क्या किया जा रहा है, वॉर्स डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, और इन वॉर्स डिस्प्यूट्स में जिन लोगों को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, पकड़ा जाते हैं, वो एक क्या करते हैं, बहुत डिस्प्यूटेड वे में उनको क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। दीज में सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है स्लाइड्स से जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। दीज में लूज देयर होम्स, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ एंड सिक्योरिटी एंड बी फोर्स टू माइग्रेट। ठीक है, ये इसका एक परिणाम हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, उनके होम्स छिना जाते हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छिना जाती है, उनकी सिक्योरिटी छिना जाती है और उनको माइग्रेट होने पे क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है।
कैन सिटीजनशिप प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सच पीपल? क्या सिटीजनशिप दे देना ये इन लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है? इफ़ नॉट, व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव आइडेंटिटी कैन बी प्रोवाइडेड टुडे? अगर नहीं तो और किस तरीके की आइडेंटिटी हमें इनको प्रोवाइड करानी चाहिए? डू वी नीड टू ट्राई एंड evolve अ मोर genuinely यूनिवर्सल आइडेंटिटी देन नेशनल सिटीजनशिप? ठीक है, क्या हमें इन चीज़ों को और सोचने की ज़रूरत है? सजेशन फॉर अ नेशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप आर समटाइम्स पुट फॉरवर्ड। कभी कभी हमारे सामने ग्लोबल सिटीजनशिप का भी सजेशन हमारे पास आया है। अब ये ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है? वेट अ मिनट फ्रेंड्स। वी लिव टुडे इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आज के ज़माने में हम क्या रह रहे हैं? एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। हर वर्ल्ड क्या है? एक ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज इंटरनेट एंड टेलीविज़न and cell phones have brought a major change in a way in which we understood our world। ठीक है, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, सेल फोन, जो कि हमें क्या करता है? अपने वर्ल्ड को समझने में और इसको चेंज करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In the past, it might have taken months for news about development in one part of the world to become known in other part। ठीक है, पहले क्या होता था? हमें कई कई महीने लग जाते थे अगर किसी पार्ट में डेवलपमेंट होता था दूसरे पार्ट तक वो न्यूज़ पहुंचने में। But new modes of communication have put us into an immediate contact with development in different part of the globe। लेकिन जो नए कम्युनिकेशन के मोड्स हैं उससे हम क्या करते हैं? एक डेवलपमेंट को दूसरे जगह पहुंचाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, न्यूज़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। We can watch disaster and wars on our television screens as they are taking place। ठीक है, जब भी कोई वॉर्स होते हैं, कोई डिज़ास्टर होते हैं, तो हम उनको टेलीविज़न पे तुरंत देख सकते हैं। This has helped to develop sympathies and shared concern among people in different countries of the world। ठीक है, ये क्या करता है? ये लोगों में सिंपैथी गेन करता है। ठीक है, सिंपैथी को डेवलप करता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके प्रति भी लोगों में क्या आ सके? सिंपैथी आ सके। Supporters of global citizens argue that although a world community and global society does not yet exist, people already feel linked to each other across national boundaries। ठीक है, जो ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि अभी तक क्या है? ग्लोबल सोसाइटी जो है या वर्ल्ड कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो दूसरे बाउंड्रीज़ के लोगों से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। दे वुड से, सॉरी फ्रेंड्स, आज कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, जब बड़ी स्लाइड्स हो जाती है ना, बहुत बड़े पेजेस हो जाते हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आने लगती है। दे वुड से दैट द outpouring of help from all part of the world from victims of Asian tsunami and other major calamities is a sign of the emergence of a global society। ठीक है, हमने क्या किया है? बहुत बार अलग अलग तरीके से विक्टिम्स को कैलामिटीज़ में, सुनामीज़ में हेल्प की है। तो ये क्या एक तरीके का साइन है जो कि हमें ग्लोबल सोसाइटी की ओर लेके जाता है। They feel that we should try to strengthen these feelings and work towards a concept of global citizenship। वो कहते हैं कि हमें इस फीलिंग को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने वर्ल्ड को क्या करें? ग्लोबल सिटीज़न की ओर ले जा सकें। The concept of national citizenship assume that our state can provide us with the protection and rights which we need to live with dignity in the world today। But states today are faced with many problems which they cannot tackle by themselves। ठीक है, नेशनल सिटीज़न हमारे लिए उस तरीके का प्रोटेक्शन, हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन की तरह वर्क करता है जो कि हमें एक डिग्निटी भरी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो अकेले टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं। In this situation,
are individual right granted by the states sufficient to protect the freedom of people today? तो इस सिचुएशन में क्या जो स्टेट की तरफ से हम लोगों को राइट दिया जाता है वो क्या सफिशिएंट है हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए? और हैज़ द टाइम कम टू मूव टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप? क्या ये टाइम है जब हमें ह्यूमन राइट्स या ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ मूव करना चाहिए? One of the attraction of the national of global citizenship is that it might make it easier to deal with problems which extended across national boundaries and which therefore need cooperative action by the people and government of many states. ठीक है, जो ग्लोबल सिटीजनशिप है उसमें बता रहा है कि इसमें हमें प्रॉब्लम से डील करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, कलेक्टिव वे में सॉल्व कर पाएंगे। जब कोऑपरेटिव एक्शंस होंगे, जब अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। For instance, it might make it easier to find an acceptable solution to the issue of migrant and stateless people. ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखो कि जो माइग्रेंट्स हैं या जो स्टेटलेस पीपल हैं उनके लिए भी ये क्या है, एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बन जाएगा। और एट लीस्ट टू इंश्योर द बेसिक एंड प्रोटेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री इन विच दे मे बी लिविंग। ठीक है, और जो लोग जिस पीपल में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे उनके लिए एक प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। In the previous section, we saw that equal citizenship within a country can be threatened by the socio-economic inequalities or other problems which might exist. ठीक है, हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या देखा कि हमारी जो इक्वल सिटीजनशिप है कंट्री में वो भी बहुत अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी के साथ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसमें भी बहुत तरीके की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। Such problems can ultimately only be solved by the government and people of that particular society. उस प्रॉब्लम को या तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्व करती है या तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग सॉल्व कर पाते हैं। Therefore, flex and full and equal membership of a state remains important for people today. इसीलिए जो फुल और इक्वल मेंबरशिप है वो आज भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। But the concept of global citizenship remains us that national citizenship might need to be supplemented by the awareness that we live in an interconnected world and that there is also need for us to strengthen our links people in different part of the world and be ready to work with people and government across national boundaries. ठीक है, ये हमें ये बता रहा है। उसके साथ साथ हमें ग्लोबल सिटीजनशिप भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों को नेशनल जो बाउंड्रीज़ है उसके पार भी क्या करता है, लोगों को कनेक्ट करता है और ये हमारे लिंक्स को क्या करता है, स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और अब ये समय आ गया है जब हमें क्या करना चाहिए, नेशनल बाउंड्री के अक्रॉस की गवर्नमेंट के साथ मिल के, उनके पीपल के साथ मिल के वर्क करने का टाइम आ गया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।